तो ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार वो इस पद की शपथ लेंगे। क्या है तैयारियां और क्या है इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे लेकर लगातार इसकी तैयारियां चल रही है। 4 जून को एनडीए को 293 सीटें मिली, तो 5 जून को मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 7 जून को मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और अब 9 जून की शाम को शपथ होने वाली है। तो इस शपथ ग्रहण के साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले, अपने कार्यकाल को पूरा करके तीसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। और कल मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया, लेकिन इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी चल रही है, जिसमें राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग हुई है। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने भी नतीजों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में उनके दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने नवनिर्वाचित 37 सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया। और कोलकाता में ममता बनर्जी ने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ साथ राज्यसभा सांसदों की भी बैठक बुलाई है। और एक बड़ा अपडेट सीडब्ल्यूसी की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर। राहुल को लोकसभा का नेता बनाने का प्रस्ताव पास। राहुल गांधी ने नहीं किया स्वीकार। खरगे ने मजाक में कहा, नहीं माने तो कार्रवाई। शाम को फिर संसदीय दल की बैठक में होंगी मांग। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त सीडब्ल्यूसी में हुए फैसले को लेकर। जी हां, प्रस्ताव पास किया गया है। राहुल गांधी को लोकसभा का नेता बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है। खरगे ने मजाक में कहा, नहीं माने तो कार्रवाई भी करेंगे। और देखिए, बैठक के बाद राजीव शुक्ला से बात की हमारे संवाददाता पीयूष पांडे। क्या अभी तक का निर्णय हुआ? देखिए, सबने अपने विचार दिए और ये यहाँ के पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 3-4 राज्यों के, वो हमें जीतने हैं, है ना। और उसके अलावा जो है सब में कुछ उत्साह था, जबरदस्त देखने को मिला। एक आशा दिखाई दी कि आगे हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबने राहुल जी से निवेदन किया है, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि उनको जो है नेता विपक्ष का पद लेना चाहिए। उन्होंने काम सोच के बताएंगे। सर, वो कुछ समय सीमा उन्होंने दी है कि कब तक सोच के बताएंगे? अब वो सोच के बताएंगे, अब तो हाउस शुरू होते वक्त होगा। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना राजीव शुक्ला जी को, जिन्होंने कहा कि सभी ने नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को चुना है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस पर सोच कर बताएंगे। पीयूष। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया। और इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल का क्या कहना है, ये सुनते हैं। सर, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, अब कौन बनेंगे? राहुल गांधी लीडर होना तो चाहिए, सबने चाहिए। एक मत एक सर होकर बोला, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या मीटिंग में क्या चर्चा हुई सर? बस यही हमारे जो आगे लड़ाई आगे साथ लेकर जाना है। जो मुद्दा हम लोग उठाए चुनाव के समय, वो सारे मुद्दे को लेकर सदन के अंदर भी हम लड़ते रहे। I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीडब्ल्यूसी में जो प्रस्ताव पास हुआ है, एक बार फिर से आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पास हुआ है कि संसदीय दल का नेता राहुल गांधी को बनाया जाए। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर अभी कहा है कि इस पर मैं विचार करूंगा। अभी सीधे तौर पर उन्होंने हां नहीं कहा है। उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अभी राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को वैसे स्वीकार नहीं किया है। कहा है कि इस पर मैं विचार करूंगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, राहुल गांधी समय ले रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, तब जबकि सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया?
देखिए, सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित हुआ है और आज जो कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होने वाली है, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा के नए जीते हुए सांसद पहुंचेंगे, वहां पर संसदीय दल का नेता चुना जाना है। सिर्फ वहां पर संसदीय दल का नेता ही चुना जाएगा और सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल की नेता बन जाएंगी। और जो कांग्रेस का संविधान है उसके लिहाज से कांग्रेस संसदीय दल का जो नेता होता है वही राज्यसभा में पार्टी का नेता और लोकसभा में पार्टी का नेता चुनता है। तो अब जब राहुल गांधी को प्रस्ताव दे दिया गया है, सोनिया गांधी शाम को संसदीय दल की नेता चुन ली जाएंगी, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपस में बैठ करके खड़गे के साथ मशवरा करके तय करेंगे कि कब इसका अनाउंसमेंट करना है और राहुल गांधी के लिए क्या ये पद मुफीद रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी को पार्टी भी देखनी है, संगठन भी देखना है और लोकसभा में भी उनको रहना होगा। अगर लोकसभा में वो नेता बनते हैं, पार्टी के विपक्षी नेता हो जाएंगे, तो ये इसलिए राहुल गांधी ने कुछ वक्त मांगा है। आज इसका फैसला नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, वक्त मांगा है राहुल गांधी ने, देखना होगा राहुल गांधी का जवाब क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है कि रायबरेली अमेठी जाएगा गांधी परिवार। जल्द रायबरेली अमेठी का दौरा, सोनिया, राहुल, प्रियंका दौरे पर जाएंगे। तो रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों से जीत मिली है कांग्रेस को। एक पारंपरिक सीट रही है जिस पर विजय मिली है। अमेठी में जीत से काफी उत्साहित पूरी की पूरी कांग्रेस। और देखिए, अब दोनों जगहों पर गांधी परिवार जाएगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, कब जाएंगे गांधी परिवार के तमाम सदस्य दोनों जगहों पर? देखिए, अभी सूत्रों ने बताया है कि अगले हफ्ते यानी 10 तारीख के बाद, ये 11 या 12 की एक संभावित तारीख अभी दी गई है। कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, रायबरेली अमेठी के कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है और यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अपॉइंटमेंट चेक हो रहे हैं, जो मुफीद टाइम होगा। लेकिन ये तय है कि पूरा गांधी परिवार वहाँ जाएगा और वहाँ की जनता का, मतदाताओं का धन्यवाद करेगा। आखिर परंपरागत सीट रही है रायबरेली की, अमेठी की, और रायबरेली ने तो राहुल गांधी को वायनाड से ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताया है और इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत, इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे। एसपी सांसदों की बैठक में बोले अखिलेश यादव, लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष रहेगा। कन्नौज से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है अखिलेश यादव ने। लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है, और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। और उत्तर प्रदेश में नतीजों पर योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग। मंत्रियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की। सहयोगी दलों के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल नहीं हुए। और सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कई फैसले लिए, साथ ही मंत्रियों को भी कई निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में नतीजों के बाद यह बैठक हुई है। क्या हुआ इसमें, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। 10 जून से सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। योगी ने अगले 3 महीने का एजेंडा तय किया है, एजेंडा दिया है। इन तमाम लोगों को खाली पड़े सरकारी पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मीटिंग करेंगे। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये तमाम फैसले इस समीक्षा बैठक में लिए गए हैं। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, समीक्षा की गई, कई निर्देश दिए गए, लेकिन निचोड़ इसका क्या निकला है, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, घंटे भर तक ये बैठक चली थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री थे, और अगले 3 महीने का एजेंडा इसमें दिया गया था।
सबसे पहले जब बैठक की शुरुआत की तो उसमें हार के कारणों की समीक्षा की गई मोटे तौर पर, और ये कहा गया कि हार की विस्तृत समीक्षा जो है वो संगठन की तरफ से बाद में की जाएगी, और ये माना गया कि जनता के बीच जाना है और तभी जो कह सकते हैं सरकार और संगठन दोनों की साख और छवि बढ़ेगी। उसके लिए कहा गया कि 10 जून से सभी मंत्री जिनको अपना अपना एक जिला प्रभारी में मिला है वो जाएं और अपने अपने विभागों की समीक्षा करें, कहाँ क्या कमियां रह गई है। जो जनता दर्शन होता है जिसको जन सुनवाई कहते हैं, सभी मंत्री अपनी यहाँ करें, और साथ ही ये भी तय हुआ कि सभी अपने अपने विभागों में जो अभी तक सरकारी पद खाली पड़े उसका ब्यौरा दें, जिसको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी, जो एक बड़ा मुद्दा रहा था इस लोकसभा चुनाव में, उन पदों को भरा जा सके। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। और सीएम की समीक्षा बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने अभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उसी बैठक से बाहर निकले। दया जी, क्या बैठक का एजेंडा क्या था? 3 महीने के बाद, चुनाव के बाद ये बैठक हुई, तो लंबे समय के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद ये बैठक हुई। सभी विभागीय कार्यों को भी समीक्षा थी। बहुत सारी उस समय बजट के बाद जो पैसे निर्गत किए गए थे उसकी भी एक समीक्षा, चुनावी हार जीत की भी समीक्षा हुई। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद हम लोग बैठे थे तो सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र और जो अपना उनका अनुभव है उसका उन्होंने शेयर किया। तो क्या अनुभव में 2-3 खास बातें जी, किस वजह से हार हुई, कुछ बताएंगे आप? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जो समझता हूँ कि जो अफवाह फैलाई गई, जो कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये जो इन लोगों ने किया, ये लोग खुद प्रचार में नहीं थे, कहीं दिखते नहीं थे, ये खुद आशा नहीं किए थे कि जो है कि हमको इतनी सीटें मिलने वाली है। मेरा है कि ना सरकारी नौकरी देने का अभियान शुरू करेंगे, जो पद भरे जाएंगे खाली जो है। अरे कौन से भाई, 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी माननीय योगी जी के राज्य में मिला है लोगों को। इतनी नौकरी कभी किसी की सरकार में मिली है, और ईमानदारी से मिली है। जो योग्य था उसके घर तक नौकरी गई। पहले की नौकरी लोग कोई जाति विशेष को, क्षेत्र विशेष को, वो भी जो ज़्यादा ऊंची दाम देगा उसको। अब इससे ज़्यादा पारदर्शी कभी नहीं हो सकता है। ये केवल भ्रामक प्रचार जो उन लोगों ने किया, जो कि संविधान बदल देंगे, ये इसका असर केवल दिखा। और हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर से भी बात की। मेरे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। आज योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। 2 डिप्टी सीएम यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक भी मीटिंग में नहीं थे। हम राजभर से जानेंगे कि बैठक में क्या क्या हुआ, मतलब एजेंडा क्या था बैठक का? बैठक का एजेंडा 3 महीने जो लगातार चुनाव में सभी मंत्रीगण थे, तो आगे विभाग को बेहतर कैसे किया जाए उसी पर गतिशील बनाने के लिए, काम को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए सुझाव उनका था, और कोई बात नहीं। इस बैठक में इस चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी, उसके एलायंस का, उस पर भी कोई चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई चुनाव पर कोई चर्चा नहीं। एक चीज़ जो कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी, पेपर लीक, ये सब मुद्दे थे, तो क्या सरकारी नौकरियां भरी जाए, उसको लेकर के आपस में कोई बातचीत? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। क्या मानना है आपको, क्या लगता है? नहीं, कोई चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं। और अमित शाह के आवास पर बैठक जारी है। बैठक में नड्डा, बीएल संतोष मौजूद हैं। इस मीटिंग के बाद बीजेपी नेता पीएम आवास जाएंगे। आज सुबह भी पीएम आवास पर बैठक हुई। शपथ की तैयारी और मंत्रिमंडल पर मंथन। तो महत्वपूर्ण बैठक ये, अमित शाह के आवास पर बैठक अभी भी जारी है। बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद हैं और इस मीटिंग के बाद बीजेपी नेता पीएम आवास जाएंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आज सुबह भी पीएम आवास पर बैठक हुई। शपथ की तैयारियों और मंत्रिमंडल पर इस बैठक में मंथन हो रहा और प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक कर इस पर मंथन किया जाएगा। और कल शपथ ग्रहण है, आज बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा अमित शाह के घर भी गए। शाह और नड्डा की बैठक हुई यहां पर और पीएम आवास पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा। बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। पीएम के घर पर बैठक हुई और अमित शाह के घर फिर बैठक, और एक बार फिर से पीएम के घर बैठक होनी है इसके बाद, यानी कि इसके बाद वो प्रधानमंत्री के आवास पर फिर से जाएंगे। जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी मौजूद हैं फिलहाल अमित शाह के आवास पर।
तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सरकार की रूपरेखा क्या होगी, शपथ ग्रहण की तैयारियां किस तरह से हैं, इन सबको लेकर ये बैठकें चल रही हैं। और इस बीच देखिए जेडीयू का एक बड़ा दावा सामने आया है। जेडीयू का दावा है नीतीश को पीएम पद का ऑफर किया गया था। विपक्ष से पीएम पद का ऑफर मिला था जेडीयू को। जेडीयू की तरफ से जानकारी दी जा रही है नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया गया था। नीतीश ने पीएम पद का ऑफर ठुकरा दिया। हम 5 साल एनडीए के साथ रहेंगे, जेडीयू की तरफ से यह बयान आया है। एक अखबार में इंटरव्यू में जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा। तो केसी त्यागी ने यह दावा किया है कि इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था नीतीश कुमार को, जिसे ठुकराकर सीधा स्टैंड लिया है कि 5 साल तक एनडीए की सरकार को हम समर्थन देंगे। और अब आपको बताते हैं कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार पर क्या दावा किया है, क्या कहा है, उनके दावे क्या हैं। जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से समझते हैं क्या है दावा, किसका दावा है। तो यह दावा किया है जेडीयू नेता केसी त्यागी ने। क्या कहा है अपने दावे में, तो इंडिया से यानी इंडिया गठबंधन से नीतीश को पीएम पद का ऑफर आया और नीतीश ने इस पर क्या किया, इस ऑफर पर तो इंडिया गठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया और एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही। देखिए कांग्रेस की वजह से नीतीश एनडीए में आए। केसी त्यागी ने यह भी बात कही कि एनडीए में आज हैं, इसकी वजह भी कांग्रेस है। अब वापस लौटने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश को एनडीए में बड़ा सम्मान मिल रहा है, यह भी दावा किया है केसी त्यागी ने। सवाल बहुत सारे हैं। देखिए पहला सवाल तो यह है कि ऑफर के दावे के पीछे दबाव की राजनीति तो नहीं है, कहीं जो एनडीए सरकार बन रही है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करने का दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है, ये दावा, ये भी सवाल उठ रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि इंडिया में वापसी पर जब TV9 ने केसी त्यागी से सवाल किया तब उन्होंने क्या जवाब दिया। इंडिया गठबंधन की जो नींव थी वो नीतीश कुमार ने ही डाली थी, इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए हैं। जिन कारणों की वजह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था, उन्होंने इसका निर्माण किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको उनकी मजबूरी समझा और उनको अपमानित करने का प्रयास किया। अगर कांग्रेस का रुख लचीला रहता है तो? हमारा रुख लचीला नहीं है। इधर कांग्रेस ने केसी त्यागी के बयान को खारिज किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। केसी वेणुगोपाल का बयान। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया। और कांग्रेस की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश और नायडू के सहारे यह सरकार चलेगी, तो कितने भरोसेमंद है एन फैक्टर, मोदी के ये एन फैक्टर, जरा उस पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। तो 1996 में एनडीए का हिस्सा बने नीतीश कुमार। 2014, जी हां, एनडीए से अलग हुए। ये वो साल था जब वो पहली बार एनडीए से अलग हुए। 2015 आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा बिहार का और जीते भी, चुनाव में जीत भी हासिल की। लेकिन 2017 में स्थितियां बदली, एनडीए के साथ फिर नीतीश कुमार वापस आ गए और 2022 में एक बार फिर से वो राजद के साथ चले गए और सरकार का गठन किया, यानी कि सहयोग के साथ। और फिर 2024 में वो वापस एनडीए में आ गए। तो इस तरह से एनडीए के साथ नीतीश कुमार का संबंध रहा है पिछले इतने दशकों में। और अब बात करें चंद्रबाबू नायडू की, वो भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। 1998 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा रहे। ये शुरुआती दौर एनडीए का। और 2019, जी हां, कांग्रेस के साथ उन्होंने चुनाव भी लड़ा है 2019 में, यानी कांग्रेस के साथ भी एक साझेदारी की और फिर 2024 में वो एनडीए का हिस्सा बन गए। तो एनडीए के साथ सरकार चलाने का अनुभव दोनों का रहा है और यही वजह है कि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि दोनों भरोसेमंद रहे हैं। नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। 2025 का चुनाव नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे, मंत्रालय को लेकर चर्चा चल रही है, ये सम्राट चौधरी का कहना है। जेडीयू से हमारा मजबूत गठबंधन आगे भी रहेगा। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से आप देखते हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आगे भी करेंगे। नहीं, लेकिन ये यहाँ से लेकर अचानक ऐसी परिदृश्य उभरी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि जदयू बिल्कुल बीजेपी के लिए हमने पहले से गठबंधन किया कि बात किया, हम लोगों ने पहले गठबंधन किया है, ये तो सोचिए। और इन सारी खबरों के बीच नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। 4 जून के नतीजे आने के बाद 9 जून की शाम 7:15 पर मोदी की तीसरी शपथ ग्रहण होने वाला है। और नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली, दूसरी बार 30 मई 2019 को शपथ ली और अब 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। मोदी पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस शपथ ग्रहण में कौन कौन मेहमान होंगे, किस देश के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता मिला है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई होंगी कि पीएम मोदी के साथ और कौन कौन शपथ लेगा। इस बीच दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी में हलचल भी तेज हो गई है और शपथ ग्रहण के लिए भेजा जा रहा निमंत्रण पत्र, जी हां, कुल 7000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। कुल 7000 मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है इस समारोह में शामिल होने के लिए। और मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया है। नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को न्योता दिया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भी दिल्ली आएंगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक भी इसमें शामिल होंगे। चलिए और अब आपको बता देते हैं कि मोदी सरकार के शपथ में कौन कौन विदेशी मेहमान शामिल हो रहे हैं। जी हां, पहला नाम देखिए, शेख हसीना 8 जून 12 बजे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो यहां पर आ चुकी हैं और वो शामिल होंगी शपथ ग्रहण में। अब सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक वो भी शामिल होंगे। 2:45 को 8 जून को वो यहां पर मौजूद हैं और डॉक्टर मोहम्मद मोइजू 9 जून को वो यहां पर आएंगे। 9:05 में मालदीव के ये राष्ट्रपति हैं, वो भी मेहमान हैं। प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री ये भी इस समारोह में शामिल होंगे। तो वो हम नाम बता रहे हैं विदेशी मेहमानों के जो शामिल होने वाले हैं समारोह में। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति वो शामिल होंगे। सारे पड़ोसी देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, शपथ ग्रहण के बाद काशी जा सकते हैं पीएम मोदी। एक और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं। पीएम मोदी वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद वाराणसी जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और जाकर वहां पर काशी के मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। 11 जून को प्रधानमंत्री वाराणसी जा सकते हैं। तो 9 जून को शपथ और 11 जून को काशी का दौरा, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और वहां पर काशी के जो मतदाता हैं उनको धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहां पर जनसभा का भी कार्यक्रम है। काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। गंगा आरती में शामिल होंगे और मतदाताओं का आभार जताएंगे।